हेलो दोस्तों, वेलकम इन JBL। यहाँ रेगुलरली बैटल थ्रू द हेवंस के एपिसोड के नोवेल एक्सप्लेनेशन की वीडियो यह चैनल पर अपलोड होंगी। सो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले जिससे आपको आने वाली नई वीडियो पहले मिल सके। तो आज हम बात करेंगे सीजन 6 में एपिसोड 44 के पार्ट पे। अब आगे दर्जनों विशेषज्ञ डू वांग बनाने में सक्षम होना, वह मिस्टी क्लाउड संप्रदाय कुछ भी नहीं होगा। जियो यान ने एक पल के लिए विचार किया और तुरंत अपना सिर हिलाया और कहा, मुश्किल। भले ही यह लाइफ डिवोरिंग पिल 3 साल की दवांग शक्ति प्राप्त करने के लिए किसी के जीवन को ओवरड्राफ्ट कर सकती है, यह टियर 7 औषधीय गोलियों के चरम पर भी है। इसे इतनी आसानी से कैसे परिष्कृत किया जा सकता है? इस बात की संभावना है कि इस महाद्वीप में शायद ही कोई ऐसा हो जो इतनी बड़ी मात्रा में टियर 7 औषधीय गोलियां बना सके। याओ लाओ को उस समय सफलतापूर्वक टियर 6 औषधीय गोली ड्राउन स्पिरिट पिल को परिष्कृत करने के लिए अपना सारा प्रयास करना पड़ा था। यह लाइफ डिवोरिंग पिल, जिसे 7वें स्तर के भीतर शीर्ष में से एक माना जा सकता है, उससे भी कम। इस मुद्दे को भूल जाए कि क्या पर्याप्त औषधीय सामग्री प्राप्त करना संभव था। यहां तक कि अगर कोई उन्हें खोजने में कामयाब रहा तो बस 6 स्तरीय औषधीय गोली को परिष्कृत करने से ऐसी अप्राकृतिक घटना सामने आ गई। यदि किसी को 7वीं श्रेणी की औषधीय गोली को परिष्कृत करना होता तो क्या स्वर्ग बिजली नहीं गिराता जो व्यक्ति और गोली दोनों को नष्ट कर देता? और यदि बिजली न भी मारे तो क्या वह व्यक्ति और भी दुर्भाग्यशाली नहीं होगा यदि वह कुछ बलवानों का ध्यान आकर्षित करे? वर्तमान डूक्यूई महाद्वीप में कीमियागर जो 7वें स्तर के शिखर पर एक औषधीय गोलियों को परिष्कृत कर सकते थे, पहले से ही फीनिक्स पंख और गेंडा सीन के रूप में दुर्लभ अस्तित्व में थे। शायद यहां तक कि वर्तमान याओ लाओ को भी इसे परिष्कृत करने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी जब तक कि वह अपनी चरम शक्ति को पुनः प्राप्त नहीं कर लेता। यहां तक कि जियो यान की वर्तमान ताकत के साथ, जो अभी बहुत बढ़ गया था, और इस तथ्य के साथ कि उसने फॉलन हॉट फ्लेम को नियंत्रित किया, इस लाइफ डिवोरिंग पिल को सफलतापूर्वक परिष्कृत करने की उसकी संभावना 10% तक भी नहीं पहुंच सकती है। इसके अलावा यह निस्संदेह एक अत्यंत मूर्खतापूर्ण निर्णय होगा यदि वह औषधीय सूत्र को एक ऐसे कीमियागर को सौंपे जो इस प्रकार की औषधीय गोली को परिष्कृत करने की क्षमता रखता हो। इसलिए दर्जनों विशेषज्ञ डू वैंग बनाने के लिए इस लाइफ डिवोरिंग पिल पर भरोसा करने का प्रयास निश्चित रूप से संभव नहीं था। जियो ली भी जियो यान के शब्दों को सुनकर अपने भ्रम से कुछ निराश होकर जागा। उसने बेबसी से आह भरते हुए कहा, आप इसे रख लीजिए। मैं एक कीमियागर नहीं हूं, इसलिए मेरे लिए कोई फायदा नहीं होगा। जियो यान ने थोड़ा सिर हिलाया। उन्होंने इसे अस्वीकार नहीं किया। जियो यान ने स्क्रॉल पर धीरे से अपनी उंगली घुमाई। एक क्षण बाद वे गंभीर भाव से बोले, तुम्हें इस जीवन नाशक गोली या इसके औषधीय सूत्र का उल्लेख किसी से नहीं करना चाहिए, नहीं तो लीक होने से काफी परेशानी होगी। आराम करो, मैं एक आवेगी व्यक्ति नहीं हूं। इन 2 वर्षों के दौरान आपके और मेरे अलावा कोई और नहीं है जो इस बारे में जानता हो। जवाब देते ही जियोली मुस्कुराया। उसने टेबल पर रखी जेब की बोतल की ओर इशारा करते हुए कहा, तुम्हें अपने साथ आखिरी जीवन नाशक गोली भी रखनी चाहिए। इसका अब मेरे लिए कोई उपयोग नहीं है। जियो यान इसे लेने से पहले थोड़ा हिचकिचाया। उन्होंने अपने विचारों को व्यक्त किया, मुझे इस जीवन नाशक गोली और इसके औषधीय सूत्र का अध्ययन करने के लिए 1 वर्ष के भीतर इसे दूर करने के लिए एक विधि खोजने के लिए कुछ समय मिलेगा ताकि यह चीज आपसे दूर हो सके। जियो ली इस पर उदासीनता से मुस्कुराया। जब तक आप जीवित हैं तब तक सब ठीक है। मेरे आसपास होने या न होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जियो यान ने जियोली के शब्दों पर अपनी आंखें घुमाई। उन्होंने खड़े होकर कहा, मैं अब जिया नान अकादमी में वापस जाऊंगा। 2 दिन बाद मैं हान फैंग के साथ मामला खत्म कर दूंगा। हान फैंग। जियोली की भौहें कस गई जब उसने यह नाम सुना जो ब्लैक कॉर्नर रीजन में हर किसी के लिए जाना जाता था। उसने कहा, क्या आप उसे ढूंढना चाहते हैं? वह साथ ही एक सच्चा कुलीन शिखर स्तर का डू हुआंग है। इसके अलावा उसे एक प्रकार की स्वर्गीय ज्वाला की सहायता प्राप्त है। वह एक साधारण डू जोंग से मिलने पर भी लड़ने की क्षमता रखता था। क्या आपके लिए उसे ढूंढना बहुत बड़ा जोखिम नहीं है? इसके अलावा ब्लैक एलायंस में उतने ही मजबूत लोग हैं जितने बादल हैं। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ब्लैक एलायंस के भीतर कई मजबूत लोग हो सकते हैं, लेकिन जियानान अकादमी के भीतर भी काफी मजबूत लोग हैं। इस बार हम एक साथ काम कर रहे हैं और यह सिर्फ मैं अकेला नहीं हूं। जियो यान ने अपना हाथ हिलाया और कहा, इसके अलावा हान फैंग के पास स्वर्गीय ज्वाला हो सकती है, लेकिन मेरे पास भी है। इसके अलावा मेरे पास उससे अधिक है। अभी आपकी सटीक ताकत क्या है? जियोली ने अचानक पूछने से पहले जियो यान को ऊपर नीचे तोला। मुझे डू वैंग वर्ग के शिखर पर होना चाहिए और डू हुआंग बनने से दूर नहीं होना चाहिए। जियो यान मुस्कुराया। जियोली को आश्वस्त करने के लिए उन्होंने थोड़ा बड़ा चढ़ाकर बताया था। वह वर्तमान में डू वांग वर्ग के शिखर पर हो सकता है, लेकिन उसे अभी तक इस स्तर पर ताकत को नियंत्रित करना बाकी था। जब तक कोई विशेष स्थिति न हो तब भी उसे एक बार फिर से डू हुआंग की ओर बढ़ने से पहले कुछ समय की आवश्यकता थी। एक पूरी कक्षा का अंतर। जियोली ने भौहें चढ़ा ली। वह कुछ कहना चाहता था, लेकिन जब उसने जियो यान का मुस्कुराता हुआ चेहरा देखा तो उसे तुरंत फैन लाओ के हाथों मरने की बात याद आई। तभी उसने धीरे से अपना सिर हिलाया और कहा, सावधान रहो। इसके अतिरिक्त यह सबसे अच्छा होगा कि आप इस बार मुझे साथ लेकर आएं। मेरी वर्तमान ताकत को देखते हुए मुझे आप पर बोझ नहीं बनना चाहिए। ठीक है, मुझे भी चिंता होगी अगर मैं तुम्हें ब्लैक कॉर्नर रीजन में छोड़ दूं। दूसरा भाई, आपको स्थिति ठीक करनी चाहिए। मैं तुम्हें 2 दिन ठहरने के लिए अकादमी लाऊंगा।
जियो यान मुस्कुराया और सिर हिलाया। घूमने और हॉल से बाहर निकलने से पहले उन्होंने लाइफ डिवोरिंग पिल और इसके औषधीय फॉर्मूले को अपने स्टोरेज रिंग में रखा। जियो ली ने आमतौर पर दृढ़ और जल्दी से काम किया, इसलिए उन्होंने 1 घंटे से भी कम समय में सबको पूरी तरह से सेटल कर दिया था। हालांकि उस महान लड़ाई के दौरान कुछ सदस्य पहले ही मारे गए थे, फिर भी लगभग 100 लोग थे। हालांकि इसकी तुलना ब्लड सेक्ट जैसे बड़े धड़े से नहीं की जा सकती थी, लेकिन इसे ब्लैक कॉर्नर रीजन के भीतर एक कमजोर ताकत नहीं माना जाता था। सब कुछ तय हो जाने के बाद जियो यान ने ज्यादा संकोच नहीं किया। 10 से अधिक ग्रिफिन पूरी तरह से लोगों से भरे हुए थे। एक बड़े समूह को लेकर वे एक बार फिर जियानान अकादमी के लिए वापस उड़ गए। किसी कारण से जियो यान जियोली को अकादमी के बाहर जियानान शहर में अपने अधीनस्थों को बसाने में सक्षम था। वे वहीं रहे जबकि जियोली अकेले जियानान अकादमी की इन अकादमी लाए गए थे। जियो यान और अन्य लोगों के लौटने पर कुछ हंगामा हुआ। यह हंगामा विशेष रूप से स्पष्ट हो गया जब पैंस गेट के उन सदस्यों में से कुछ जिन्होंने बड़ी लड़ाई में भाग लिया था ने यह खबर फैला दी कि रक्त संप्रदाय के नेता फैनलाओ को जियो यान ने मार डाला। पूरी आंतरिक अकादमी उलझ गई। एक संभ्रांत डू हुआंग एक ऊंचाई थी जिसे वे केवल देख सकते थे। हालांकि ऐसे विशेषज्ञ ने जियो यान के हाथों एक लाश भी नहीं छोड़ी। बेशक जियो यान स्वाभाविक रूप से उस हंगामे के बारे में बेफिक्र था जो उसने इना अकादमी के भीतर पैदा किया था। इना अकेडमी में लौटने के बाद वे पहले एल्डसू कियान की तलाश में गए। बाद वाले को भी जियो यान द्वारा फैन लाओ की हत्या पर आश्चर्य हुआ। हालांकि वह ज्यादा हैरान नहीं दिखे। वह स्पष्ट रूप से समझ गया था कि जियो यान की लड़ने की ताकत कितनी भयावह थी कि वह 2 प्रकार की स्वर्गीय ज्वाला के नियंत्रण में था। हालांकि यह जियो यान के नियमों के विरुद्ध था कि जियोली को इन अकेडमी में लाया जाए। सुकियान चुपचाप इसके लिए सहमत हो गया। आखिरकार पूर्व की स्थिति वर्तमान में कुछ ऐसी थी जिसकी तुलना एक सामान्य छात्र नहीं कर सकता था। जियो यान जिसके पास 2 प्रकार की स्वर्गीय लपटें थीं, वह भी ऐसा व्यक्ति था जिसे उसने आसानी से कम आंकने की हिम्मत नहीं की। इसलिए उसे थोड़ा समझाने के बाद सुकियान ने जियो यान को रिहा कर दिया। यहां तक कि उसने 2 दिन बाद जियो यान को बड़ी गतिविधि के बारे में विशेष रूप से याद दिलाया। यह बड़ी गतिविधि कुछ ऐसी थी जिसके लिए जियो यान को भी बड़ी उम्मीद थी। उसकी प्रत्याशा में 2 दिन उड़ गए। अभी दूसरे दिन आसमान में उजाला ही हुआ था कि कुछ छात्रों ने महसूस किया कि इन अकेडमी के भीतर का माहौल बिल्कुल सही नहीं है। केवल जब उन्होंने मानव आकृतियों को देखा जो पूरे इन अकादमी से आकाश में उड़ गए थे, तभी अंत में वे समझ गए। ऐसा लग रहा था कि इन अकेडमी कुछ बड़ा करने का इरादा कर रही है। पिछले 2 सालों में इन अकेडमी के छात्रों ने ऐसे कई बड़े मौके देखे हैं। हर बार इन अकेडमी के मजबूत लोग चले जाते थे, वे निश्चित रूप से जाते थे और ब्लैक कॉर्नर रीजन के उन साथियों को परेशान करते थे। हालांकि कुछ तीक्ष्ण लोग थे जिन्होंने पता लगाया कि इस बार का पैमाना पिछली बार की तुलना में बड़ा था। इन अकेडमी के भीतर से अचानक एक स्पष्ट आवाज सुनाई दी, जैसे अनगिनत संख्या में छात्रों इन अकेडमी के विशेषज्ञों को घूर रहे थे जो ईर्ष्यालु चेहरों के साथ आकाश में अपने पंख फड़फड़ा रहे थे। तुरंत जेड ग्रीन फायर विंग्स की एक भव्य जोड़ी ने एक काले रंग की आकृति को धारण किया, क्योंकि वे आकृति के सामने आने से पहले आकाश की ओर दौड़ पड़े। अनगिनत संख्या में गजों ने हॉवल का अनुसरण किया और मुड़ गए। जब उन्होंने काले वस्त्र पहने युवक को देखा तो उनकी आंखें गर्म और जंगली हो गईं। इन सभी वर्षों के दौरान जियो यान पहला व्यक्ति था जिसने एक छात्र के दर्जे के साथ इस तरह की इन अकेडमी की बड़ी लड़ाई में भाग लिया। ब्लैक कॉर्नर रीजन, फैन सिटी। इन छोटे से 2 वर्षों के दौरान वर्तमान फैन शहर काफी बदल गया था। ऐसा इसलिए था क्योंकि हान फैंग ने ब्लैक एलायंस की स्थापना की थी और इसका मुख्यालय इसी शहर में स्थापित किया था। इससे यह छोटा शहर ब्लैक कॉर्नर क्षेत्र के भीतर एक प्रसिद्ध शहर बन गया। शहर के बीचों बीच एक बड़े इलाके में एक भव्य हवेली खड़ी थी। वह राजसी दबंग आभा कुछ ऐसी थी जिसे शहर के भीतर एक भी इमारत पार नहीं कर सकती थी। बेशक वह जगह जहां ब्लैक एलायंस के भीतर सभी मजबूत लोगों ने मुद्दों पर चर्चा की और हान फैंग का घर होने के नाते यह संभावना थी कि शहर के भीतर एक भी व्यक्ति में इससे आगे निकलने की हिम्मत नहीं थी। वर्तमान हान फैंग पहले ही इस जगह का अधिपति बन चुका था। ब्लैक एलायंस की महान प्रतिष्ठा के तहत उनकी स्थिति चट्टान की तरह ठोस थी। पूरे ब्लैक कॉर्नर रीजन में किसी ने भी उसे भड़काने की हिम्मत नहीं की। हवेली के अत्यंत विशाल हॉल के भीतर काफी संख्या में मानव आकृतियां बैठी थीं। जो व्यक्ति सर्वोच्च नेता की सीट पर बैठा था वह स्वाभाविक रूप से ब्लैक एलायंस के वर्तमान गठबंधन प्रमुख औषधीय सम्राट हान फैंग थे। हान फैंग के बाएं और दाएं दूर ब्लैक कॉर्नर रीजन के सबसे मजबूत लोग गोल्ड सिल्वर ब्रदर्स थे। उनके नीचे विभिन्न गुटों के प्रमुख थे जो ब्लैक एलायंस में शामिल हुए थे। इन गुटों के प्रमुखों में से कोई भी एक प्रकार के अत्यंत शक्तिशाली लोग थे जो पूरे ब्लैक कॉर्नर क्षेत्र को अपने पैर पटक कर थोड़ा कांपने का कारण बन सकते थे। हालांकि ये मजबूत लोग इस तरह के मौके पर केवल निचली सीटों पर ही बैठ सकते थे। कोई केवल कल्पना कर सकता है कि ब्लैक एलायंस में किसी की स्थिति का विभाजन कितना कठोर था। बैठक कक्ष का माहौल कुछ तनावपूर्ण था। इस तरह का दबाव देने वाला माहौल नेता की सीट पर हान फैंग के थोड़े काले उदास चेहरे से उत्पन्न हुआ। हर कोई हान फैंग की निगाहें धीरे धीरे हॉल में सभी के चेहरों पर घूम गईं और वह उदासीन स्वर में बोला, मुझे लगता है कि आप सभी को कुछ खबरें सुननी चाहिए थी। इन अकेडमी में जियो यान नाम का छोटा लड़का अभी भी जीवित है। बड़े हॉल में कुछ हंगामा हुआ। हालांकि बैठने वाले कोई साधारण लोग नहीं थे, लेकिन इस बेहद परिचित नाम को सुनकर उनके हाव भाव थोड़े बदल गए। एक विशेषज्ञ जो हान फैंग को हरा सकता था वह ऐसा व्यक्ति था जिसे कम आंकने की अनुमति नहीं थी।
रक्त संप्रदाय के नेता पहले ही इस बववा के हाथों मर चुके हैं। हान फैंग की उंगली ने धीरे से आर्मरेस्ट पर टैप किया। उनके द्वारा बोले गए शब्द बम की तरह थे जो सभी को तब तक हिलाते रहे जब तक कि वे दंग रह गए। हालांकि उन्हें 2 दिन पहले कुछ खबर मिली थी, लेकिन उन्होंने फैन लाओ की मौत की पुष्टि नहीं की। अब यह कहकर हान फैंग निस्संदेह सभी के लिए फैन लाओ के अंतिम अंत की घोषणा कर रहा था। हालांकि ब्लैक अलायंस पूरी तरह से एकजुट नहीं था, लेकिन फैन लाओ की मृत्यु ने उन्हें अपने परिजनों के लिए दुखी कर दिया। जाहिर है उन्होंने जो सबसे ज्यादा महसूस किया वह एक हल्की चिंता और बेचैनी थी। उस समय जियोयान की हेवनली फ्लेम में निकट मृत्यु प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उनसे संबंधित थी। अब जब वह लड़का अप्रत्याशित रूप से जीवित हो गया था तो यह संभावना थी कि वह उन लोगों को वापस जाने की अनुमति नहीं देगा जो उस समय मामले में शामिल थे। जिस तरह से उसने फैन लाओ को मारा था उससे यह साफ हो गया था। हालांकि मेरा उस लड़के से ज्यादा संपर्क नहीं था, लेकिन मैं देख सकता हूं कि वह एक ऐसा व्यक्ति है जो निश्चित रूप से बदला लेगा। यहाँ बैठे सभी लोगों ने चुपके से हमला किया और मुझे लगता है कि वह किसी को भी आसानी से जाने नहीं देंगे। हान फैंग ने अपनी भौहों को थोड़ा सा तान लिया और कहा, फैन लाओ की ताकत को शीर्ष 10 में स्थान दिया जा सकता है, भले ही पूरे ब्लैक कॉर्नर क्षेत्र में रखा जाए। फिर भी वह अभी भी जियोयान के हाथों हार गया था। यह स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि साथी 2 साल पहले की तुलना में अधिक मजबूत हो सकता है। अगर वह वास्तव में आया था और बदला लेना चाहता था तो आप में से कितने लोगों को विश्वास है कि आप जीवित भाग सकते हैं? हान फैंग की नजर कमरे के चारों तरफ थी। उसकी आवाज कुछ गहरी और गंभीर थी। हॉल में सभी ने एक दूसरे को देखा। गोल्ड सिल्वर ब्रदर्स के अपवाद के साथ सभी ने अपनी बाहों को थोड़ा सा बांध लिया। उनके चेहरे काफी भद्दे थे। उनमें से बहुत कम लोग हो सकते हैं जिनकी ताकत हान फैंग से अधिक मजबूत थी, लेकिन निस्संदेह जियोयान जो फैन लाओ को मारने में सक्षम था, और उनके बीच काफी बड़ा अंतर था। यदि यह उनसे अकेले में मिलने का साधारण मामला था तो क्या वे भागने में सक्षम थे? यह वास्तव में एक महत्वपूर्ण प्रश्न था। आखिरकार वे उस पुराने साथी फैन लाओ की रणनीति के बारे में स्पष्ट रूप से जानते थे। भले ही वह दूसरे पक्ष को न हरा सके, लेकिन उसके पास भागने के कई तरीके थे। हालांकि वह अभी भी जियोयान के हाथों हार गया। ठीक है भाई हान, वह अकेला बहुत मजबूत हो सकता है, लेकिन क्या हमारा उद्देश्य ऐसी स्थिति को समाप्त करना नहीं था जब हमने ब्लैक अलायंस की स्थापना की थी? अगर वह सचमुच चाहता है और बदला लेना चाहता है तो हमारे ब्लैक अलायंस के कई विशेषज्ञ एक साथ हमला करेंगे। मुझे मत बताओ कि वह आकाश को उलट सकता है। एक पल के लिए चुप्पी छाई रही जब एक बूढ़े व्यक्ति ने काले चील जैसे चेहरे के साथ एक ग्रे लबादा पहने हुए अचानक हंसते हुए हान फैंग से बात की। ब्लैक कॉर्नर रीजन जैसे अराजक क्षेत्र में सीट पाने के लिए व्यक्ति में न केवल द्वेष बल्कि चालाकी भी होनी चाहिए। इसलिए इस बूढ़े ने इस तरह से बात करते हुए पूरे ब्लैक अलायंस को एक साथ बांध दिया था। ग्रे रोने वाले बूढ़े आदमी की बातें सुनकर हॉल में हर कोई आखिरकार होश में आ गया। सभी मुस्कुराए और मान गए। हान फैंग भी ग्रे रोए हुए बूढ़े व्यक्ति के शब्दों के सामने मुस्कुराया और सिर हिलाया। जिया नान अकादमी से बदला लेने के लिए उन्होंने वास्तव में ब्लैक अलायंस की स्थापना की थी। इस तरह का बदला लेना स्वाभाविक रूप से भी इसका हिस्सा था। मैंने पहले ही कुछ लोगों को जियोयान के ठिकाने के बारे में पूछताछ करने के लिए हर जगह भेज दिया है। जैसे ही कोई खबर मिलेगी मैं सबको बता दूंगा। उस समय हम उसके बिना हमारी तलाश के पहले कार्य कर सकते हैं। बोलते हुए हान फैंग मुस्कुराया। हालांकि उनकी मुस्कान से एक शातिरता निकली। हान फैंग के शब्दों को सुनकर हॉल में सभी ने राहत की सांस ली। जियोयान अंततः उनके दिलों में एक कांटा था। अगर वे उससे छुटकारा पा सकते हैं तो वे किसी को नंबरों से धमकाने की कुछ खराब प्रतिष्ठा के बारे में परेशान नहीं होंगे। निष्पक्षता और न्याय लंबे समय से बदबूदार नालों में फेंक दिया गया था जब कोई ब्लैक कॉर्नर क्षेत्र जैसी जगह में था। हान फैंग के मुंह का कोना थोड़ा हिल गया क्योंकि उसने देखा कि हर किसी ने कोई असहमति नहीं जताई। उसकी आंखों में एक असामान्य मुस्कान आ गई। अगर हम वास्तव में उस समय जियोयान को पकड़ लेते हैं तो मुझे उम्मीद है कि हर कोई उससे निपटने के लिए उसे मुझे सौंप देगा। बदले में मैं सभी को एक संतोषजनक इनाम दूंगा। यह सुनकर हॉल में हर कोई थोड़ा झिझका और फिर सिर हिलाया। वे जानते थे कि हान फैंग को जियोयान की हेवनली फ्लेम बहुत पसंद थी। यद्यपि एक स्वर्गीय ज्वाला अत्यंत दुर्लभ थी, कौन सा सामान्य व्यक्ति इसे परिष्कृत करने का साहस करेगा? यदि कोई लापरवाह होता तो प्रतिक्रिया से राख में बदल जाना कुछ ऐसा था जो आसानी से हो सकता था। इसलिए हर कोई स्वर्गीय ज्वाला का लालच कर सकता है, लेकिन वास्तव में किसी ने भी उस चीज को छूने की हिम्मत नहीं की। हान फैंग ने देखा कि सभी ने अपना सिर हिलाया। वह वास्तव में जियोयान की स्वर्गीय ज्वाला के लिए बहुत लालायित था। हालांकि जिस चीज के बारे में वह सबसे अधिक चिंतित था वह थी जियोयान द्वारा अभ्यास की जाने वाली पूर्ण फ्लेम मंत्र क्यूई विधि। एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जिसने एक अधूरे फ्लेम मंत्र का अभ्यास किया था, हान फैंग स्पष्ट रूप से जानते थे कि इस क्यूई पद्धति में किस प्रकार की भयावह शक्ति है। इसका अभ्यास करने मात्र से ही अनेक स्वर्गीय लैपटॉप को नियंत्रित किया जा सकता है। एक स्वर्गीय ज्वाला उसे एक संभ्रांत डूजों के साथ बमुश्किल लड़ने की अनुमति देने में सक्षम थी जो डूहुआन वर्ग के चरम पर थी। यदि वह कुछ और स्वर्गीय लैपटॉप को परिष्कृत और विलय कर देता तो संभावना थी कि महाद्वीप पर अब कोई नहीं होगा जो उसकी बराबरी कर सके। हो सकता है कि इन सभी वर्षों में अधूरे फ्लेम मंत्र का अध्ययन हान फैंग द्वारा किया गया हो, लेकिन सिर्फ एक तरह के सी हॉट फ्लेम को नियंत्रित करने से उसका नियंत्रण कुछ हद तक तनावपूर्ण हो गया था। यदि वह दूसरी तरह की स्वर्गीय ज्वाला को निगल जाता तो यह संभावना थी
की प्रतिघात की काफी अधिक संभावना होगी। हान फेंग अपने दिल में किसी और की तुलना में इसे स्पष्ट रूप से जानता था। इसलिए पूर्ण लौ मंत्र क्यूई विधि के लिए उनके पास एक प्रकार का उन्मादी स्वामित्व था। जब तक वह इसे जीवयान पर खोजने में सक्षम था तब तक वह महाद्वीप के शिखर पर छलांग लगाने की क्षमता और योग्यता रखने में सक्षम हो सकता था। बेशक लौ मंत्र की बात बहुत महत्वपूर्ण थी, इसलिए हान फेंग ने इसका जिक्र किसी और से नहीं किया। आखिरकार यह क्यूई पद्धति कुछ ऐसी नहीं थी जिसे केवल एक कीमियागर ही अभ्यास कर सकता था। जब तक किसी का शरीर अग्नि के समान है तब तक वह उसके अभ्यास की योग्यता रखता है। इतने बड़े मामले को वह आसानी से दूसरे व्यक्ति के सामने कैसे प्रकट करेगा? एक साधारण व्यक्ति केवल यह जानता था कि वह जीवयान में अत्यधिक रुचि रखता था क्योंकि उसके पास एक स्वर्गीय ज्वाला थी। जिस समय हॉल में हर कोई जीवयान को पकड़ने की योजना बना रहा था, गोल्ड सिल्वर ब्रदर्स, जो अपनी आंखें बंद करके आधे सोए हुए थे, ने नेता की सीट के दोनों ओर अचानक अपनी आंखें खोली। दक्षिणी आकाश की ओर देखते ही उनके भाव थोड़े बदल गए। हान फेंग ने भी कुछ महसूस किया जैसे ही गोल्ड सिल्वर ब्रदर्स के चेहरे बदले। उसकी दृष्टि हॉल से दक्षिण आकाश की ओर गई। बड़ी संख्या में शक्तिशाली प्रभामंडल उस दिशा से तेजी से आ रहे थे। हान फेंग इन आभा से अपरिचित नहीं थे। इन 2 वर्षों के दौरान ये ऑरा कभी कभी आकर उन्हें परेशान करते थे। हालांकि हर बार उनके चेहरे राख हो जाते थे और वे असफलता में लौट जाते थे। हॉल के भीतर ब्लैक एलायंस के सभी विशेषज्ञों ने हान फेंग और गोल्ड सिल्वर ब्रदर्स के चेहरे के भावों में अचानक आए बदलाव को देखा। वे सभी चौंक गए। उनमें बल की कमी के कारण उनके सामने 3 लोगों की तरह इतनी तेज संवेदन क्षमता नहीं थी। भाई हान, गोल्ड सिल्वर ब्रदर्स, क्या हुआ? काले चील जैसे चेहरे वाले भूरे भूरे वस्त्र वाले बूढ़े ने ध्यान से अपना मुंह खोला और पूछताछ की। टीएस, हमारा पुराना दोस्त यहाँ फिर से है। सुनहरा लबादा पहने बूढ़ा अपनी कुर्सी से उठते ही अजीब तरह से हंसा, मुस्कुराया और जवाब दिया। यह सुनते ही हर कोई चौंक गया। वे तुरंत समझ गए क्योंकि वे सभी जोर से हंस पड़े। जियानान अकादमी के इन पुराने साथियों में वास्तव में बहुत दृढ़ता है। हर बार वे एक भयंकर आभा के साथ आते हैं और हर बार वे अपने पैरों के बीच अपनी दुम दबाकर भाग जाते हैं। हान फेंग की भौहें धीरे धीरे एक साथ बुनती हुई थी, हर जगह जोर से हंसी आ रही थी। स्वर्गीय लैपटॉप के बीच एक निश्चित धारणा की मदद से वह स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि एक अत्यंत परिचित गर्म आभा दिखाई दे रही थी जो बड़ी संख्या में आभामंडल के बीच आ रही थी। इसके अलावा किसी अज्ञात कारण से उसका स्वर्गीय ज्वाला लिखना वास्तव में हर बार थोड़ा सुस्त हो जाता था जब वह उस परिचित गर्म आभा को महसूस करने के लिए अपनी सी हॉट फ्लेम पर निर्भर करता था। इस तरह की स्थिति ऐसी थी मानो उसे कोई ऐसी चीज मिल गई हो जिससे वह डरता था। हान फेंग की अभिव्यक्ति धीरे धीरे गंभीर हो गई। बाद में उनके चेहरे पर शौक लगा। यहाँ तक कि हेवनली फ्लेम रैंकिंग में 15वें स्थान पर रहे सी हॉट फ्लेम को भी डराने में सक्षम। उस गर्म आभा के पीछे किस तरह की डरावनी चीज छिपी हुई थी। और यहाँ पे यह पार्ट खत्म होता है। बाय बाय गाइस। यदि आपको यह एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो लाइक करें और नेक्स्ट पार्ट के लिए सब्सक्राइब जरूर करें जिससे आपको नया पार्ट जल्द से जल्द पहले मिले।